Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की इस कोट के साथ सहमति बनाते हैं तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारी सोसाइटी ने विमेन को उनके अधिकार इंश्योर किए हैं या नहीं। रिसेंटली एक केस सामने निकल के आया जहां पर विमेन को मैटरनिटी लीव सिर्फ इस बात को लेकर मना कर दी जाती है क्योंकि उनको तीसरा बच्चा हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, ये बोलकर कि मैटरनिटी लीव शुड बी कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ अ वुमेन डिग्निटी एंड इट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो इसी बात को लेकर क्या क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, क्या क्या एथिकल एस्पेक्ट निकल के आते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हुआ क्या, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में अपनी रूलिंग से सेट असाइड कर दिया, ये बोलकर कि इट शुड बी कंसीडर्ड, मैटरनिटी लीव शुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड इट डिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब ये क्या बताता है, ऐसा बोलकर, ऐसा डिसीजन देकर सुप्रीम कोर्ट बताती है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वुमेन इंक्लूजन की बात करेगी, जेंडर इक्वलिटी की बात करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस डिग्निटी की। तो ये केस हुआ क्या था, ये इशू क्या था, इसको समझने से पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोलता क्या है, जो आया था 1961 में और जिसको अमेंड किया गया था 2017 में। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो एक्ट में लिखा हुआ है कि 26 वीक लीव की बात कही गई है ओनली फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो इसके हिसाब से तो मद्रास हाई कोर्ट ने ठीक किया, ये एस्पेक्ट समझेंगे अपन। फिर 12 वीक लीव फ्रॉम 3rd चाइल्ड ऑनवर्ड्स, देन यू कैन सी क्रैच फैसिलिटी भी होगी, है ना, अगर मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 50+ वर्कर्स आप देख पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम के प्रोविजंस भी हैं अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो। कुछ और अधिकार भी मिले जाएंगे, नो डिसमिसल होना चाहिए, नर्सिंग ब्रेक आपको मिलने चाहिए, मेडिकल आप देख पाएंगे, बोनस के बारे में बात की गई है। तो ऐसे कुछ अधिकार, ऐसी कुछ बातों के बारे में बताया गया है इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब हुआ क्या, केस पे आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना किया? बेस्ड ऑन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो अभी हमें देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट है 2 चिल्ड्रंस फॉर 26 वीक्स, ये अभी हमें देखा। अब इन्होंने मना कर दिया, डिनाई फुल मैटरनिटी लीव फॉर 3rd चिल्ड्रन, क्योंकि लॉ में ऐसा है नहीं। तो इस हिसाब से इन्होंने लिटरल वर्डिंग जो लॉ की थी उसके हिसाब से काम किया। लेकिन कभी कभी हमें लिटरल वर्डिंग के ऊपर भी जाना पड़ता है, तभी ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। और उन्होंने अपना फोकस बताते हुए इंटरप्रेट किया इस चीज को अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अगर आप बात कर पाएंगे, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी को, और बताया और बोला कि फुल मैटरनिटी राइट्स मिलेंगे विमेन को इवन फॉर द 3rd चाइल्ड। उन्होंने सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी, उसके हिसाब से इस चीज को देखा, इस नजरिए से री इंटरप्रेट किया, क्योंकि उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और इसको बताते हुए बताते हैं अपना अप्रोच कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था इट इज ह्यूमन सेंट्रिक, इट इज जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच। तो इस डिसीजन को बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज करती है आर्टिकल 14 को, वो एम्फसाइज करेगी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को, आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 42 को। 14 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। 15 क्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार स्टेट अगर चाहे तो प्रोविजन बना सकती है वेमेन के लिए। 21 की बात करें तो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो उसके अंदर भी ये आ जाएगा। और 42 की बात करें जो डीपीएसपी है, जहां पर स्टेट की जिम्मेदारी है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करे। तो इन सबको अगर एरिया में रखा जाएगा, इन सबको अगर लेंस के थ्रू देखा जाएगा तो रिप्रोडक्टिव राइट्स शुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। अगर हम मैटरनिटी लीव को डिनाई कर रहे हैं देन इट इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी, अगर हम उनको मना कर रहे हैं कि तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ओवरराइड टेक्निकल लिमिटेशंस। जो टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, जो वर्डिंग से लिमिटेशंस हैं,
हमें उसके बियॉन्ड जाकर भी कभी ना कभी काम करना पड़ता है। यही है हमारी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में किया। तो यही इशू था जिसको मैं डिस्कस किया। अब इसके अंदर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके काम करती है तो वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात कर दी। तो अगर हम इसके पीछे की मोरल रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ थ्योरी निकल के आती हैं जो इस एस्पेक्ट को बताएंगी। जैसे कांतियन एथिक्स जो है वो बात करेगी कि एवरी विमेन डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ चाइल्ड नंबर। तो कांतियन एथिक्स बताएगी कि विमेन शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। हमें उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं समझना। ऐसा नहीं सोचना कि अगर इनको हमने लीव दे दी तो कुछ नुकसान होगा, हमारी कंपनी को फायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना। एवरी विमेन डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ चाइल्ड नंबर। इसी तरीके से जो बांथम और मिल का जो कंसेप्ट है यूटिलिटी वाला, वो भी क्या बात करता है, वो बात करता है मैक्सिमम हैप्पीनेस की। तो अगर हम किसी विमेन को मैटरनिटी लीव देंगे तो हम उनको मैटरनिटी सपोर्ट दे रहे हैं। अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली उनके बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा। तो इट इज मैक्सिमाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस विच इज गिवन बाय बांथम के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, तो मैटरनिटी सपोर्ट बेनिफिट सोसाइटी, हेल्थियर फैमिली, स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। तो ये वाला इशू भी आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस हुआ। उसके अलावा रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करती है, उसके पर्सपेक्टिव से भी आप देखेंगे देन यू कैन सी नो वन वुड डिनाई मैटरनिटी सपोर्ट। अगर हम एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाते हैं, अगर हम एक ऐसे इस नजरिए से देखते हैं कि मान लीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अगर हम ऐसा सोचें कि हम आगे जाके कुछ ही बन सकते हैं तो हम डिनाई नहीं करेंगे ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्या अगर होगा कि आप ही ऐसे बन जाओ, आपके साथ ऐसा हो तो क्या कंडीशन निकल के आएगी। तो इस तरीके से राउल्स भी बताते हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे। अगर हम फेयर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उसके हिसाब से भी नो वन शुड डिनाई मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी सपोर्ट टू द वुमेन। और वर्च्यू एथिक्स यहाँ पर निकल के आएगी। अगर एक जस्ट सोसाइटी प्रोटेक्ट्स केयरगिवर्स शोज कंपैशन, अगर आप ऐसे इस तरीके की मैटरनिटी लीव देंगे जो इंसान देगा, अगर आप ऐसे प्रोविजन देते हैं तो ये आपके करेक्टर को बताएगी, आपके अंदर कंपैशन है इस बात को बताएगी। आप ये भी बताएगी कि आप सिर्फ फील नहीं करते हैं, उस फीलिंग के प्रति आप कुछ एक्शन भी लेते हैं विद दिस कंपैशन। तो वर्च्यू एथिक्स का जो एक आइडिया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से दीज आर अ मोरल रीजनिंग बिहाइंड मैटरनिटी राइट्स। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। इस तरीके से ही सोसाइटी में भी डिसीजन होने चाहिए, क्योंकि ऐसे केस आप देखेंगे पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे केस आ चुके हैं। आप देखेंगे ये रियल लाइफ केस स्टडी आप देखेंगे, DU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक वुमेन काम कर रही थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, अप्लाइड फॉर मैटरनिटी लीव 2022 में अप्लाई किया, लीव मिल भी जाती है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता, सैलरी पेड बट नो सैलरी पेड एंड हर सर्विसेज वाज आल्सो टर्मिनेटेड। जब वहीं समझ में आया कि सर्विसेज उनकी टर्मिनेट हो गई, फिर गया दिल्ली हाई कोर्ट में मामला और उन्होंने बोला कि मैटरनिटी राइट्स अप्लाई टू ऑल वुमेन इवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर जो है उनके लिए भी अप्लाई होगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो फिर ऑर्डर हमारा रीइंस्टेट होता है। यहाँ पर फुल आप देखेंगे पे बैक हुआ और 50,000 का कंपनसेशन भी देना पड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो आप देखेंगे इस तरीके के आप केसेस काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में इन केसेस को और आप देख पाएंगे, लेकिन हमें ये बचा के रखना है। मैटरनिटी लीव शुड बी कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव राइट। तो ये इशू आप देख पाएंगे। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया। इट अप्लाई ओनली टू फॉर्मल सेक्टर, वहाँ पे तो आप देखेंगे 10% वुमेन, फिर कैसे बात बन पाएगी। प्राइवेट एम्प्लॉय का आप देखेंगे माइंडसेट, ओके, उनको कॉस्ट बर्डन लगता है तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, तो फिर उनकी जगह काम कौन करेगा, इस तरीके का माइंडसेट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो क्रेच की प्रोविजन मैंने आपको बताए थे जो होने चाहिए, इसको काफ़ी जगह पे इग्नोर कर दिया जाता है। कोई भी आप देखेंगे यूनिवर्सल पैटर्निटी लीव का कंसेप्ट है नहीं। जैसे आप दूसरे देश देख पाएंगे, स्वीडन हो गया या और दूसरी जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर पैटर्निटी लीव का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर उनका क्या, डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, ये इससे एक्सक्लूड है। तो इनको ये इशू, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमको एनकाउंटर करने पड़ेंगे। इसी वजह से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन भी है जो हम कर सकते हैं। आप एक्सटेंड कीजिए जो मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स को भी, और जो वर्कर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं उनको भी, उन वुमेन को भी होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड शेयर कॉस्ट बर्डन विद एम्प्लॉयज। अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयर्स हैं, उनको लगता है कि कॉस्ट बर्डन है, तो गवर्नमेंट सामने आए, क्योंकि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और एक
जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव पॉलिसी निकलनी चाहिए। पेरेंटल लीव भी होनी चाहिए और इसके साथ आप देखेंगे मैटरनिटी लीव भी होनी चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन हो, क्योंकि आप देखेंगे इसको लेकर एटीट्यूड चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइवेट कंपनीज का, जब तक लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, तब तक बात नहीं बन पाएगी। तो हमें काफ़ी सारी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेंगी जिसकी बेसिस पर हम लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकें अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, अबाउट मैटरनिटी राइट्स। ठीक है, यही इसी रीज़न की वजह से आप देखेंगे उनको मिल नहीं पाती है। यही तो रीज़न आप देखेंगे प्राइवेट कंपनीज में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इवन इनफॉर्मल सेक्टर में भी आप अगर ये अप्लाई कर भी दिया तब भी ये इशू निकल के आएगा। तो एटीट्यूड शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर केस के, आप देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट अफर दैट मैटरनिटी लीव इज नॉट अ लग्जरी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो देना पड़ेगा। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, आप कोर्ट भी कर सकते हैं। ये बताता है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव जस्टिस एंड वर्क प्लेस डिग्निटी। क्योंकि इसको करते हुए सुप्रीम कोर्ट सारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट कर रही है और डीपीएसपी के बारे में बता दी। ओके, और एथिकल ग्राउंड पर कैसे उसने काम किया इसके बारे में बात कर दी। ओके, बोथ केस लॉ एंड एथिकल डिमांड दैट वी सपोर्ट ऑल मदर्स रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस और चाइल्ड काउंट। तो काफी अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो हम कोट कर सकते हैं। एथिकल पर्सपेक्टिव भी हम इसका दिखा सकते हैं कि कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए, उनको मायने में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। तो डेफिनेटली हम कह पाएंगे I measure the degree progress of a community by the degree of progress which women have achieved। तो अगर हम इस तरीके के प्रोविजन बनाते हैं तो ना ही सिर्फ विमेन की, ना ही उनके परिवार की, पूरी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को हम इंश्योर करते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको ठीक लगा है लाइक कीजिए, हमें बताइए कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहें कि हम वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.